इसका कैमरा, कैमरे ठीक पे है। हाँ आ गया ना। अरे वो कैमरा उसका वैसा हो गया था, कोबड़ा दिख रहा है मेरा। ठीक है। यस सर। 10th कहाँ से किया है आपने? हाँ 10 सर मैंने उमेश इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से किया। 12th? 12th भी 12th मैंने प्राइवेट किया था सर। और विच योर सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मैथ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स। ओके। बीए कब किया आपने? बीए 2007 में कंप्लीट हुआ था सर मेरा। क्या क्या सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, ठीक है। वर्तमान में आप पेंशन विभाग में कार्यरत हैं और हॉबी है आपकी यस सर। बॉलीवुड। बॉलीवुड सॉन्ग आप सुनते हैं। तो अब इतना व्यस्त आपका बॉलीवुड सॉन्ग, कार्यक्रम रहता है। सिंगिंग का है सर। ओके ओके। तो क्या समय निकाल पाते हैं आप अपनी हॉबी के लिए अभी वर्तमान में? यस सर। अभी मैं इस तरह से, जैसे मुझे समय मिलता है उस तरह से मैं जो बॉलीवुड के अभी नए रेंडिशन हैं उनको गाने की कोशिश करता हूँ, उनकी लय और ताल को सोचने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभार एक दो ऐप है स्टार मेकर वगैरह, उस पर गाने की कोशिश करता हूँ। कौन है आपके पसंदीदा गायकार, कौन है आपके एक सिंगर, किसे पसंद करते हैं आप? पसंदीदा गायक सर उदित नारायण जी है। उदित नारायण जी। तो एक बात बताइए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई एक मैंने भी नाम सुना है, सनम पुरी हैं जो भी है, पुराने गीतों को मॉडिफाई करके मिक्स करके कुछ उनको प्रस्तुत किया जा रहा है वर्तमान में। क्या आप मानते हैं ये संगीत की जो मूल आत्मा है उस पर कहीं प्रहार नहीं है, या फिर ये ठीक है कदम? ये सर अलग अलग लोगों की विचारधाराएं होती है। जो प्योरिस्ट है वो सोचते हैं कि संगीत को जिस रूप में क्रिएट किया गया था उसी रूप में उसे प्रेजेंट किया जाए। पर मेरा ये मानना है कि अगर पुराने गानों को नए रूप में अगर यूथ के सामने लाया जाए और वो पॉपुलर हो रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से एक जो शब्दों से उनका जुड़ाव वापस बनता हुआ मैं देखता हूँ इसमें। हो सकता है उसमें आज का संगीत हो, पर जो लिरिक है वो तो पुराना है। और लिरिक जो पुराने गीतों के हैं वो मैं बहुत उम्दा मानता हूँ। ठीक है। अंग्रेजी साहित्य के आप विद्यार्थी रहे हैं। एक राइटर हैं आर के नारायण साहब, उनका एक नॉवेल है, उस पर कोई बॉलीवुड में मूवी बनी है अगर आपको याद हो तो? नहीं सर, मुझे मालगुडी डेज के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। गाइड नाम सुना होगा आपने? यस यस सर। तो देखिए आपने मूवी? नहीं सर, नहीं देखिए। अच्छा, ठीक है। आप बात करते हैं उदित नारायण जी की, बहुत सारा इनका दौर 90s में भी काफ़ी गीत लिखे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बॉलीवुड में 90s के दशक में जितने भी गीत थे वो कहीं ना कहीं एक विजन जो देना है, जो भी दर्शक होता है या फिर कला का जो बारकी होता है उसके सामने कोई एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण वहां पर नहीं नजर आया? कभी गाने भी होते थे, वो भी एक सीमित दायरे तक, श्रृंगार रस जिसे हम बोलते हैं, या फिर वहां तक सीमित होते थे। और आजकल जो न्यू ट्रेंड आ रहे हैं, तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 10 सालों में संगीत के क्षेत्र में भारत में? मैं इसमें इस तरह से समझता हूँ कि सर जो संगीत है उसका जो फिल्मी संगीत है उसको मैं देखता हूँ कि उसको मनोरंजन के लिए जनता के सामने पेश किया जाता है। और उस समय की जो लोगों का टेस्ट था उस हिसाब से ही गीतकारों ने गीत पेश किए और उस हिसाब से उसका संगीत दिया गया। उस समय कुमार सानू जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी काफी फेमस रहे। और उसके बाद धीरे धीरे जो युग परिवर्तन हुआ, हम जो देखते हैं कि आज एक दर्द भरा रोमांटिक संगीत आज ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें जो अरिजीत सिंह है और इस तरह के संगीत जो गीतकार जो गायक हैं वो अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए देखे जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसमें हमें इसके कला पक्ष की ओर नहीं देखकर हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि वास्तव में क्या लोगों की इच्छा है, क्या वो सुनना चाहते हैं, किस तरह से समाज अपने आप को चेंज करता है। तो एक ट्रांजिशन तो का पीरियड है, हो सकता है आने वाले समय में इससे भी बदलाव देखने को मिले।
तो इस तरीके से तो फिर आप एक बात बताइए कि जैसे ठीक है, जो जनता जो चाहती है, तो पिछले दिनों कुछ ऐसे भी गाने हुए ना, तो उनके कोई लिरिक होते थे, कोई कहता है कोलावेरी डी, इस तरीके के गीत ऐसे आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो ललित कला के अंतर्गत देखते सिद्धांत हैं संगीत के, क्या नहीं लग रहा है कि वो बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं और जो वास्तविक जो कला है उसका ह्रास लगातार हो रहा है? सर अभी भी सौदेश्य और अर्थपूर्ण गीत बनते हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र में लोग सुनने वाले हैं उसमें। ऐसे कोलावरे भी सुनने वाले भी हैं, उसी तरह से ऐसे गाने भी सुनने वाले हैं, जैसे जिंदगी के फलसफे को बताने वाले कुछ गीत सामने आते हैं, जैसे जिंदगी मिलेगी ना दोबारा जैसी स्वदेशी वाली फिल्में आती है। तो मुझे लगता है कि एक किसी भी चीज को इस तरह से हम जनरलाइजेशन करके नहीं बता सकते कि इस तरह से इस पैटर्न की वजह से आगे जाके संगीत का हास होगा। सुनने वाले आज भी हैं, कल भी रहेंगे, इसमें बदलाव होना चाहिए और हो भी रहा है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप देखें 1975 के दौर के बाद आप देखें कि ऐसे गीतकार भी, किशोरदा जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने कभी भी सत्ता के दबाव में आके कभी गीत नहीं गाए। ठीक है, और एक लंबा एक पीरियड रहा था जहां पर गीत जो है वो राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रेरित करते हैं। इन 3-4 साल में आपको क्या लगता है कि ऐसे गीत, या फिर एक दशक में लिखे गए हैं ऐसे गीत, या फिर जनता को जो परोसना है वो परोसो, बस वहां तक ही ठीक है? जी सर, बिल्कुल इस तरह के गीत देखे जा रहे हैं। अभी एक गाना है, ये जो हॉलीडे मूवी का था अक्षय कुमार का, जो सैनिकों के ऊपर था, तो वो भी कौन नैना सा गाना अश्क है ना हो बताइए आप? करके, नैना अश्क अच्छा। ना हो। अच्छा, अभी ये वो गाना गाना मुझे और था काफी, कोई, तेरी। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी ये गीत चर्चा में रहा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ऐसे करके, शायद जी केसरी मूवी का। जी किसने जी, लिखा है वो गीत? ये मनोज मुंतशिर जी का है शायद, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए। और राजस्थान से आप संबंध रखते हैं, गीत भी आपने, एक वर्ड है रुदाली, सुना है आपने? रुदाली एक मूवी भी इसमें बनी है बॉलीवुड में। क्या है ये? कोई प्रथा है राजस्थान में ऐसी कोई, राजस्थान की सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई? जब पढ़ते हो आप तो वहां पर इसकी चर्चा होती है, रुदाली प्रथा। सर मूवी तो बनी है, उसमें भूपेन हजारिका जी का गाया हुआ गाना भी था। और ठीक है। इस प्रथा के बारे में मुझे जानकारी नहीं सर। उसमें मूवी में इस तरह से दिखाया गया था कि उस जो लेडी होती है उसके आंसू सूख जाते हैं, वो रोतना चाहती है पर रो नहीं पाती है। बाकी एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, प्रशासक के तौर पर जो बॉलीवुड आप सॉन्ग सुनते हैं, जो संगीत सुनते हैं, वो आपको किस तरीके से जनता की संवेदना को समझने के काबिल कैसे बनाता है, या फिर उसको अगले स्तर तक समझने के लिए? मैंने सर अपने आप में ये देखा है कि जब मैं कोई भी गीत गाना शुरू करता हूँ तो मुझे उस आंखें बंद करने के बाद में उसमें हर छोटी छोटी इंट्रिकेसीज वाली चीज उसमें नजर आती है। लय ताल, कब कौन सा ड्रम बजेगा, कितनी देर बजेगा, वो सब मुझे अपने कानों में सुनाई देता है। तो मैं ऐसी न्यूएंसेस को अच्छी तरह से ध्यान दे पाता हूँ। तो यही चीज मुझे जनता के बीच में जब ले जाएगी तो मुझे एक अच्छा लिसनर बनाएगी। लोग चाहते हैं कि उनकी बात को पहले पूरी तरह से सुना जाए। अगर अधिकारी अगर उसको ठीक से सुन लेता है तो उसके पास अवश्य ऐसी ना कोई ऐसी रेमेडी होती है जो उसे देकर वो उसकी समस्या को दूर कर पाए। एक ये चीज है। दूसरा ये मैं देखता हूँ कि इससे मुझे काफी शांति मिलती है। तो प्रशासनिक जीवन में ऐसी बहुत सी उतार चढ़ाव और डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है, सब पढ़ने में आता है कई बार। तो मैं सोचता हूँ कि इससे मुझे काफी रिलैक्स फील होगा और मैं अगले दिन नई स्फूर्ति के साथ में अपने कर्तव्य पथ पर जा पाऊंगा। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री, इतिहास स्वयं को दोहराता है, किसका कथन है और इसका क्या अर्थ है? सर हिस्ट्री कथन तो रिपीट्स मुझे हिस्ट्री। आइडिया नहीं है, किसने ठीक कहा है, था ये क्या मुझे अर्थ? आइडिया नहीं सर। इसका भाव अगर देखा जाए तो यही समझ में आता है कि जो पौराणिक समय या इतिहास में जो घटनाएं हुई है और उससे अगर अपन सीख नहीं लेते हैं तो वापस वही गलती अगर फिर से दोहराई जाती है, तो हिस्ट्री एक बार फिर से एक बार अपने आप को दोहराती है। अगर अगर हम उससे सीख लेकर आगे एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं तो इससे हमें बेहतर कल को देखने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेंबर प्लीज।
हाँ जी योगेश जी, आवाज आ रही है? सर नमस्ते। यस सर। नमस्ते नमस्ते। अभी आप जूनियर अकाउंटेंट हो पेंशन डिपार्टमेंट में, जी सर। तो क्या काम रहता है आपका पेंशन विभाग में? पेंशन विभाग में सर मेरा काम एक ऑडिटर का है। मेरे पास राज्य सरकार के नॉन गेस्टेड कर्मचारी क्योंकि पेंशन प्रकरण आते हैं, जिसमें मैं देखता हूं कि वो पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। अगर उसमें कुछ कमियां दिखती है तो उसको मैं नोट आउट करके अगले अधिकारी तक पहुंचाता हूं, और उसके बाद में उसे वापस विभाग के बारे में भिजवाया जाता है। अगर वह प्रकरण पूरा होता है तो उसमें हम उसे पीपीओ जारी करने के लिए संबंधित विभाग को भेज देते हैं। आपने पेंशन नियम 1996 का जिक्र किया, तो मैं आपको एक केस स्टडी के माध्यम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक कार्मिक है जिसकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई, जो न्यू पेंशन स्कीम में है, और उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंटली, तो उसके परिवार को क्या क्या लाभ मिलेंगे? उसके परिवार को सर 2013 में एक गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था, उसके बाद से पारिवारिक पेंशन मिले उसको, और ग्रेचुटी तो न्यू न्यू पेंशन स्कीम को भी शुरू कर दी गई है। तो उसे जो सामान्य जो कर्मचारी है जो 2004 के पूर्व लगे हुए हैं, जो 1996 पेंशन नियम के अंतर्गत आते हैं, वो लाभ उसे मिलेंगे सर। पर उसे क्या करना होगा, उसे अपना एनपीएस अंशदान जो है वो राज्य सरकार के खाते में जमा करवाना होगा। इसमें बीमा विभाग का भी योगदान रहता है, वहां से वो कैलकुलेट करके उसे राज्य सरकार के हेड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तो ये लाभ हो गया। उसके बाद पेंशन ग्रेचुटी उसे मिलता है, कम्यूटेशन तो मिलने का सवाल है नहीं, और जो छुट्टियों का पेमेंट उसे मिलता है सर, बाकी एसआई का जो है वो उसे मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सेम जो 1996 नियम 2004 से पहले जो पेंशन के नियम थे, वही हाफ पेंशन उसे मिलेगी। नहीं, तो उसके परिवार को जो जीपीएफ, जैसे पुराने कर्मचारी हैं उनको जीपीएफ को लाभ, जीपीएफ का जो फंड है जमा होता है उसका लाभ मिलता है, वो पैसा उनको मिल जाता है, लेकिन इसमें एनपीएस की जो अमाउंट है उसको कर्मचारी की फैमिली सरेंडर करेगी, तो उसको उस तरीके का जो कैश लाभ है वो नहीं मिलेगा। जी, जीपीएफ के बारे में अभी राज्य सरकार ने एक और जीपीएफ 2004 करके स्कीम शुरू की है सर। उसमें अब कोई कर्मचारी चाहे तो अपना वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने जमा करा सकता है, उसके भी हेड आ चुके हैं। बाकी जहाँ तक बात है उस मृतक कर्मचारी को जीपीएफ का अमाउंट मिलने की, तो उस समय के नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं होने के कारण उसे वो लाभ नहीं मिल पाएगा। उसे अपना अंशदान जमा कराना पड़ेगा, इवन प्रोबेशन पीरियड का भी अंशदान उसे जमा कराना पड़ेगा, तब उसे पेंशन शुरू होगी। यानी पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी बजाय नए कर्मचारियों को इसमें नुकसान हो रहा है। नुकसान की बात अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सर, तो एनपीएस में अगर कोई व्यक्ति सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे लगभग वही पेंशन मिल जाती है उसके परिवार को जो 2004 से पहले को मिल जाती थी। बाकी अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, कोई अनुकंपा नियुक्ति पे लगा हुआ है और वो उसका रिटायरमेंट डेट आ गया है, तो उसे ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा। केवल पेंशन उसे एनएसडीएल द्वारा दी जाएगी, जो उसे एक एन्युटी परचेज करनी पड़ती है। पर आज क्योंकि एन्युटी की रेट कम इसलिए है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन करते हुए उसे अधिक समय नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये नियम हाल ही में लागू हुए हैं। पर 30 साल बाद अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उसे कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, और 30 साल की अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए तो वो 10% सीएजीआर आज की डेट में निकल के आ रहा है। वो कंट्रीब्यूशन कब जमा होता है उसके हिसाब से, तो उससे 3 से 4 करोड़ रुपए अनुमानित होने का ऐसा है कि इतने पैसे मिल जाएंगे। वो उसके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। चलिए, आप एमआर भी रहे हैं, एमआर कौन सी कंपनी के लिए काम किया आपने? मैंने 3 कंपनियों में काम किया सर। सबसे ज्यादा समय मैंने सन फार्मास्यूटिकल में बिताया था, उसमें मैं गायनेक प्रोफाइल देखता था। 4 साल तक मैं वहां था। अच्छा, तो आपने जैसे आर्ट्स से बीए आर्ट्स में किया है स्ट्रीम में, तो उसके बाद आपने कोई ऐसी डिग्री डिप्लोमा लिया, या वैसे ही एमआर, कोई आप बेरोजगार रहे होंगे इसलिए आपने एमआर का काम किया, क्या कारण रहे इसके पीछे? मेरे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे शुरुआत में एक मेडिकल शॉप पे हेल्पर की काम करना पड़ा।
उसके बाद में मैंने वहाँ देखा कि एक एमआर नाम का व्यक्ति होता है जो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। उससे मैंने पूछा कि किस तरह से आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने इंग्लिश विंग्लिश थोड़ी सीखी और जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हो गया। धीरे धीरे मैंने अच्छी कंपनी में गया। और जी हाँ, बिल्कुल यही है कि मैं एक बेरोजगार था, मुझे एक रोजगार चाहिए था। पर उस समय मैंने एक ओ लेवल का कोर्स कर लिया था जो बाद में मुझे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के रूप में जॉब दिलाने में सहायक सिद्ध हुआ। अच्छा, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आप रहे हो मेडिकल डिपार्टमेंट में, एसआईपीएफ ऑफिस में। जी, मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है एक आईए का? मेडिकल डिपार्टमेंट में मेनली सर कहाँ पे पोस्टिंग है उस पर डिपेंड करता है। मेरी पोस्टिंग डिस्पेंसरी स्तर पे थी। वहाँ पे मेरा मेन काम तो जो निःशुल्क दवा योजना है उसकी मॉनिटरिंग और उसके जो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है सबको एंट्री करना होता था। निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग, उसके प्रिस्क्रिप्शन एंट्री करना, स्टॉक में कितना कौन कौन सा सामान है उसको इंद्राज करना, जो मेल्स आ रही है उसको रिसीव करना और बताना, पीसीटी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करना, ये सब मेरे काम उस समय रहते थे सर। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, पीएमओ और सीएमएसओ में क्या फर्क होता है? पीएमओ सर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर होता है जो सामान्यतः किसी राजकीय चिकित्सालय का हेड होता है। सीएमओ जो सर चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होता है जो जिले का चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। खंड स्तर पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं क्या? यस सर, बीसीएमओ अधिकारी होता है उसमें जो ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर कहलाता है। और पीएमओ के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट वहां पे आपने सुना हो ऐसा? जैसे मान लो कोई बड़ा अस्पताल है, सीएचसी है, तो उसका इंचार्ज यस, एज ए पीएमओ सीएससी माना जाता है। सीएससी जो होता है सर, उसमें जो पोस्ट होती है वो तो उनकी सीनियर वरिष्ठ चिकित्सक की होती है। एमओआईसी उन्हें कहते हैं, मेडिकल ऑफिसर इन इंचार्ज। उसी को चार्ज दिया जाता है सर वहाँ पे। और एसआईपीएफ ऑफिस में आपका क्या काम रहता था? एसआईपीएफ ऑफिस में सर एसआईपीएफ पोर्टल बना हुआ है राज्य सरकार का। वहाँ पे उसमें मेरा जो काम था जीपीएफ लेजर जो थे उनको अपडेट करना और उसकी जो पुराने जो जीपीएफ के केस आ रहे हैं उनको निकाल के उनको देना और लेजर को डिजिटाइज करना। उसके अलावा भी जो मंथली जो एनपीएस के कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं उसकी एक्सेल शीट में बनाता था। तो ऐसे काफी कंप्यूटर से रिलेटेड काम थे सर। एक एसआई बैच होता है कोई, सुना उसके बारे में आपने? जी क्या जी। होता है? ऐसा है कि जो कोई भी कर्मचारी है उसका एक ऐसा ही बैग बनाया जाता है। उसमें उसकी पॉलिसी जो प्रथम डिक्लेरेशन है वो उसके जो बाद में जो फर्दर जो बढ़ता है वो, और उसके बाद में उसकी पॉलिसी का एक फोटोकॉपी उसमें होता है। जो एसआई का जो क्लेम होता है अंतिम, और कोई लोन अगर लिया जाता है तो उस समय वो काम आता है सर। उसमें देखा जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ पे है और क्या उसका स्टेटस है। एसआईपीएफ में अभी जो कार्मिक हैं, जैसे आप अभी कर्मचारी लगे हुए हो राजस्थान सरकार में, तो इन लोगों ने उसको मैनुअली बंद कर दिया है, तो इसकी कोई नई व्यवस्था इन लोगों ने शुरू की है, उसके बारे में बताइए। इसमें सर जब मैं कार्यरत था उस समय ही ये चीज शुरू हो गई थी कि जो किसी व्यक्ति को ऐसा ही लोन या कोई जीपीएफ का क्लेम लेना है तो सबसे पहले वो अपने डीडीओ की आईडी से वो रिक्वेस्ट भेजता था। अभी इसमें ऐसा कर दिया है कि जो कर्मचारी है वो स्वयं अपने लेवल से डीडीओ को भेजेगा और डीडीओ अपने स्तर पर उसे एसआई डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगा। और उसके बाद में उसका जो भुगतान होगा वो भी ई साइन के माध्यम से होगा और ई कुबेर ऐप के माध्यम ई कुबेर जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में जाएगा। अब अधिकृतियां निकालने का सिस्टम नहीं रहा। चलिए ठीक है योगेश जी। योगेश जी, नेक्स्ट मेंबर। योगेश जी, आपके तीन जो सब्जेक्ट आपने बताए, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश लिटरेचर, इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छा लगता है सर। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर क्या फर्क होता है? एडमिनिस्ट्रेशन सर, मैनेजमेंट मैं देखता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक भाग है। मैनेजमेंट का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो गेटिंग थिंग डन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी काम को करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका निकाल कर उसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो
ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन मैं समझता हूँ एक लार्जर फेनोमेना है, उसमें मैनेजमेंट एक पार्ट है। तो अभी इंडिया 21st सेंचुरी में पहुंच चुका है और अभी हम कह रहे हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको पूरा ओवरऑल करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, और उनमें से क्या क्या जो चीजें हैं वो नई लाने की जरूरत है? भारत में सर प्रशासनिक सुधारों की एक बड़ी परंपरा रही है। दो तरह की एआरसी हमने लेके आए हैं, और आज भी मैं देखता हूँ कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ अभी इसमें लूप होल्स भी हैं जो इन्हें ठीक करने की जरूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था में मैं देखता हूँ कि इसे और ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना ज्यादा, मैं समझता हूँ कि ये जरूरी होगा। एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का और रोबस्ट मैकेनिज्म हो, जिससे जो जन सामान्य है वो अपनी जो शिकायतें हैं वो त्वरित रूप से समाधान कर पाए। हालांकि ऐसे सिस्टम्स हैं, पर सामान्य आमजन उन तक पहुंच अभी भी नहीं बना पा रहा है। तीसरा मैं ये देखता हूँ कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचने में धीरे धीरे, या तो उनको इसकी जानकारी नहीं होती, जानकारी होने के बाद भी उसमें इतने सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हालांकि क्राइटेरिया तो होने भी चाहिए, पर वो लोगों की समझ में नहीं आते, तो उसे आसान भाषा में लोगों को पहुंचाने का मैंने एक मैकेनिज्म नहीं देख पाता हूँ। तीसरा मैं ये समझता हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि हालांकि ऐसे अच्छे अधिकारी भी हैं जिनकी चीजें मीडिया में सामने नहीं आती, पर ऐसे ज्यादातर ऐसे केस मीडिया में जो सामने आते हैं वो उनकी एक नकारात्मक छवि पेश करते हैं। तो उनकी प्रशिक्षण के स्तर पर या उनमें प्रशासनिक स्तर पर लोगों के प्रति संवेदना जगाने के लिए कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कार्यक्रम उन्हें शुरू करने चाहिए। और जो स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ उसमें ज्यादा बदलाव की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इसमें निचले स्तर तक पेनिट्रेशन किया गया है जो कि अच्छा है, पटवारी से लेकर आईएएस तक और संभागीय आयुक्त तक एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है और इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसमें मॉनिटरिंग के लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। आपने अभी बताया कि कुछ जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनके कुछ नाम बताइए जो आपको लगता है कि या आपको इंस्पायर किया है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने के लिए। जी, जितेंद्र कुमार सोनी सर हैं सर जो आईएएस हैं, और समीर शर्मा जी हैं। इन दोनों की कार्यशैली इसने मुझे काफी प्रभावित किया, काफी फास्ट एक्शन लेते हैं, और मैंने उनको खुद इनको समीर जी को तो काम करते हुए देखा भी है और इनके व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित हुआ। उससे पहले मैंने 2013 में जब चुनाव हुए थे सब सर, जब गौरव गोयल जी को देखा था, और उन्होंने ही एक तरह से मुझे काफी प्रेरित किया कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊं। सर ये अभी काफी टाइम से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो अभी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर अभी भी जरूरत है हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की? तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करना मुझे वर्तमान में सही नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कई अंडरटेकिंग ऐसी कंपनी ऐसी है जो भारत के संसाधनों को गवर्न कर और भारत संसाधन उचित दोहन और उन्हें कम कीमत में और उचित स्तर और सही मात्रा में लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके एक राज्य या केंद्र का कंट्रोल उसमें होना मैं जरूरी समझता हूँ। पूर्ण रूप से हालांकि इसमें जैसे प्राइवेटाइजेशन की जो बात चल रही है उसका अर्थ जो है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट से ज्यादा लिया जा रहा है। उसमें अधिकारी अगर होंगे तो वो राज्य सरकार का जो स्टेक है उसको रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। बाकी पूर्ण रूप से उन्हें अगर प्राइवेट हाथों में सौंपा जाता है, जैसे हिंदुस्तान जिंक वगैरह है, तो वो एक सरकार का डिसीजन है। तो एचएमटी जैसी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, उनको अगर जाता है तो ठीक है, वो सरकार के लिए इतनी स्ट्रेटेजिक नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक कंपनियों को मैं सरकार का हस्तक्षेप या जो कहा जाए कि एक बिजनेस में रहने का वो। सर ये जो स्ट्रेटेजिक कंपनियां हैं और जो कंपनी आप बता रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए प्राइवेटाइज, तो उनके लिए क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं? क्योंकि वो घाटे में तो है ही है, घाटे में जा रही है, तो उनके लिए क्या क्या सुधार आप अपेक्षा रखते हैं?
जी सर, घाटे में जा रही कंपनियों की सबसे पहले मैं अकाउंटेंट के रूप में अगर देखूं तो उनकी बैलेंस शीट को देखा जाए, कहाँ पे उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और किस रीजन की वजह से वो घाटे में गई है। उनकी ऑडिटर जो रिपोर्ट है, ऑडिटर्स में उन्होंने क्या उसके बारे में ओपिनियन दी है, उसकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, उसको पढ़कर ही एक हमें स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी कि वास्तव में जो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां, जो टाइटन है, आप उसका शेयर देखते हैं कि बहुत हाई है, वो एचएमटी नहीं हो पा रही है। तो इसमें ऐसी को क्या दिक्कत है कि क्यों अपने कंपटीटर से वो पिछड़ रहे हैं, और कहाँ पे हम उसे एक कैटेगरी वाइज उसे टारगेट कर सकें, जहाँ पे स्पेसिफिकली अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो उसे कंज्यूमर के स्तर पर, अगर वो कोल इंडिया जैसी कंपनी है तो उसे उस हिसाब से जैसे वास्तव में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स है और उनमें क्या दिक्कत आ रही है, वो पढ़ के समझ के ही कोई डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा सर। ये कंपनी स्पेसिफिक प्रोग्राम बन सकता है इसमें। सर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट भी रहा हुआ है और साथ साथ में अकाउंटिंग प्रोफेशन भी है, तो जो अकाउंटिंग है उसके फादर किसको बोला जाता है? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? सर अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। ये इंडियन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले कहाँ से, किस पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी? सॉरी सर, जानकारी नहीं है इसकी। सर धन्यवाद सर, अभी टाइम हो गया है काफी। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ एवरीबॉडी। रवि जी आप ही बता दीजिए, उसके बाद वो योगेंद्र जी तो होंगे नहीं, आकाश जी बता देंगे फिर। हाँ योगेश जी। यस सर। ठीक है, आपका नॉलेज काफी अच्छा है। आपके जो मेरे को तो क्या है, एक लिमिटेड दिया था आपका कि आपकी वर्क प्रोफाइल से ही पूछना था, तो उसमें तो मेरे को कोई कमी लगी नहीं। फिर भी आप तैयारी करते रहिए। और इसमें जरूर यस सर। लास्ट में इन्होंने जो सवाल पूछे थे, लेखांकन का जनक किसे माना जाता है, तो ऐसे जो बेसिक सवाल हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड बिल्कुल है सर। तो। बाकी ठीक है, अच्छा है, मेहनत करो, अच्छा ही आएगा। ठीक है। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है आपका नॉलेज में कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। जो सर ने बताया वो चीज़, उसके अलावा ये है कि अ, जैसे एक एग्जाम, ये आपको जैसे पूछा कि आप क्या क्या रिफॉर्म्स की अपेक्षा करते हैं, तो आप उसको पॉइंट में मतलब बता दीजिए 3-4 की। जैसे प्राइवेट जो एफिशिएंसी वाला सिस्टम होता है वो इनके अंदर लाया जाए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए, या फिर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाया जाए। इस तरीके से 3-4 पॉइंट में आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डिटेल में बताओगे तो वो फिर ऐसे ओपन एंडेड आंसर हो जाएगा, जिसमें मतलब वो आप एकदम जो पॉइंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे जो हमको चाहिए। तो एकदम बिल्कुल आप ऐसे, और बाकी जो बेसिक्स जो है थोड़े बहुत अकाउंटिंग का कि फादर कौन है, ये जनरली पूछ लेते हैं वहाँ पे। और बाकी आपका नॉलेज वाइज बिल्कुल सही है, आप बस पॉइंट फॉर्म में थोड़ा और रहेगा तो अच्छा रहेगा उसका। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बोलो सर, नंदू सिंह जी। हाँ ठीक है।